नमस्कार, मैं रचना शर्मा। चढ़ीगला टाइम टीवी देख रहे हैं सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के समाचार। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। सीएम सैनी ने पंजाब भेजे राहत सामग्री के 21 ट्रक। कुरुक्षेत्र से पंजाब के लिए रवाना किए ट्रक। सीएम नायब सैनी ने दिखाई हरी झंडी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में अहम बैठक। 100 करोड़ से ज्यादा के प्रोजेक्ट की प्रगति को लेकर की समीक्षा। आम जनता से जुड़े प्रोजेक्ट पर तेजी दिखाने के अधिकारियों को दिए निर्देश। करनाल पुलिस और नकाबपोश बदमाशों के बीच मुठभेड़। 2 आरोपियों की टांग में लगी गोली, हुए घायल। किसी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे बदमाश। और अब समाचार विस्तार से। पंजाब बाढ़ प्रभावित क्षेत्र के लिए हरियाणा के मुख्यमंत्री ने राहत सामग्री के 21 ट्रक कुरुक्षेत्र से पंजाब के लिए आज रवाना किए। पिछले कई दिनों से पंजाब में बाढ़ के चलते काफी नुकसान हुआ है। इंसानी जीवन के साथ साथ पशुओं को भी काफी नुकसान पहुंचा है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि ये काफी मुश्किल की घड़ी रही है, जिसमें काफी नुकसान बरसात की वजह से हरियाणा, पंजाब, जम्मू, हिमाचल के लोगों को झेलना पड़ा है। पंजाब में काफी नुकसान हुआ है, उसके लिए राहत सामग्री भारतीय जनता पार्टी और नेताओं के द्वारा भेजी जा रही है। और इसी कड़ी में कुरुक्षेत्र से पिपली नाच मंडी से मुख्यमंत्री ने खुद राहत सामग्री से भरे हुए 21 ट्रक पंजाब के लिए हरी झंडी दिखाकर रवाना किए हैं। वहीं उन्होंने नए उपराष्ट्रपति चुने जाने पर देश के नए उपराष्ट्रपति को हरियाणा वासियों की तरफ से बधाई दी है। और उन्होंने कहा कि वे देश को आगे ले जाने का काम करेंगे और राज्यसभा का भी मान सम्मान बढ़ेगा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में आज एक अहम बैठक हुई और इस दौरान सीएम नायब सैनी ने 100 करोड़ से ज्यादा के प्रोजेक्ट की प्रगति को लेकर समीक्षा की। इस बैठक का उद्देश्य बड़े प्रोजेक्ट को समयबद्ध तरीके से संपन्नता की तरफ ले जाना है। बैठक में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे आम जनता से जुड़े प्रोजेक्ट पर तेजी दिखाएं। करनाल के कुराली गांव के नजदीक रंबा नहर की पटरी पर पुलिस और बाइक सवार नकाबपोश बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। पुलिस ने जब बदमाशों को रोकने के लिए प्रयास किया तो दोनों ने भागते समय पुलिस की गाड़ी पर फायरिंग की। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई में फायरिंग कर दोनों बदमाशों को घायल कर दिया। गोली लग दोनों बदमाशों की टांग में लगी है। बदमाश किसी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे। बीते दिनों ये दोनों उचाना गाँव के नजदीक शराब के ठेके पर फायरिंग करने वाले भी पाए गए थे और घायल बदमाशों को करनाल के नागरिक अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। घटनास्थल और आसपास बड़े पैमाने पर पुलिस बल तैनात किया गया। पुलिस की टीम मामले की जांच में जुटी हुई है। शुरुआती जांच में पता चला है कि दोनों बदमाश शराब के ठेके पर फायरिंग करने में शामिल थे और उनका एक अन्य साथी अभी फरार है, जिनकी तलाश के लिए रेड अभियान जारी है। और फोरेंसिक टीम ने भी मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। दोनों आरोपी करनाल के आसपास के गाँवों के निवासी हैं। पुलिस उनकी गिरफ्तारी के बाद आगे की कार्रवाई और पूछताछ करेगी। पुलिस के पास एक कॉन्फिडेंशियल इनपुट था कि जो पिछले दिनों 2 तारीख को जंजाड़ी ठेके के पास विवान और हवेली के बीच में जो ठेका पड़ता है उसके ऊपर जो फायरिंग हुई थी, उसमें जिन लोगों ने फायरिंग की है वो लोग मोटरसाइकिल पे मुंह बांधे हुए और रंबा और ये जो कुराली वाला एरिया है, इस एरिया में आने की उनकी संभावना है। तो इसी पे जो CIA 2 की टीम है हमारी, इंस्पेक्टर प्रवीण कुमार के नेतृत्व में उनकी टीम इसकी उन्होंने नाकाबंदी की और जो ये 2 लोग थे इसमें इन्वॉल्व, इनको रोकने की कोशिश की गई, परंतु ये वहाँ से इन्होंने भागने की कोशिश करी। जब पुलिस द्वारा दोबारा घेराबंदी की गई तो इन्होंने पुलिस के ऊपर फायरिंग की और उसमें पुलिस की जो गाड़ियाँ थी उन पे गन शॉट इंजरी आई है। इनको रोकने के लिए पुलिस ने पहले इनको चताया और फिर अपना इनको जो इनका जवाबी कार्रवाई में सेल्फ डिफेंस में पुलिस की तरफ से भी फायरिंग हुई है। उसमें 2 व्यक्ति हैं, दोनों की टांग पे गन शॉट इंजरी आई है और जो प्रोटोकॉल होता है उसके तहत इनको तुरंत प्रभाव से जो प्राथमिक उपचार के लिए सिविल हॉस्पिटल लेके आया गया है। ये लोग वहाँ पे उपचाराधीन हैं। क्या इनकी स्थिति कैसी है? और अभी ठीक है जी, स्थिति इनका उपचार चल रहा है। जो प्राथमिक उपचार है रात दे दिया गया था और अब अंडर ट्रीटमेंट है। ये 2 व्यक्ति हैं इसमें। कौन से मामले में ये थे वांटेड? ये जो 2 व्यक्ति हैं जो अभी हाल फिलहाल में 2 तारीख को जैसे मैंने बताया कि जो ठेके पे फायरिंग हुई थी, कुछ लोग आए थे, देर रात 2 लोगों ने फायरिंग की थी। उस घटना में 3 लोग संलिप्त थे और ये 2 लोग उसमें इन्वॉल्व थे। एक व्यक्ति इनमें से फरार है और इन्हीं लोगों ने फायरिंग की थी। तो पुलिस ने जो रात इनका पुलिस के साथ मुठभेड़ हुई है उसमें इन लोगों को अपना गन शॉट इंजरी आई है
और अभी जैसे इनका ट्रीटमेंट चल रहा है, जैसे ट्रीटमेंट ठीक होगा तो इनसे ये किसके कहने पे इन्होंने गोली चलाई थी और कौन जो तीसरा व्यक्ति था उसके अलावा भी कोई और इसमें इन्वॉल्व है, तो उन सभी पहलुओं पर पुलिस अनुसंधान करेगी। हरियाणा के ऊर्जा परिवहन और श्रम मंत्री अनिल विज ने कहा कि एमसी टू सीएम और सीएम टू पीएम तक सभी बाढ़ पीड़ितों के सहयोग के लिए मैदान में हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री हमेशा लोगों के साथ जुड़े होते हैं और लोगों के सुख दुख में शामिल रहते हैं। विज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पंजाब और हिमाचल प्रदेश के बाढ़ग्रस्त इलाकों के दौरे के संबंध में पूछे गए सवाल का जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि इस बार पहले से ज्यादा प्राकृतिक आपदा आई है और इस बार बादल फटने की घटनाएं भी ज्यादा हुई हैं। पहाड़ों में अत्यधिक बारिश का पानी मैदानी इलाकों में आया है। मंत्री विज ने कहा कि 2 प्रकार के काम हमारी निगाह में है। पहला यह है कि पीने का पानी और भोजन की व्यवस्था, जल भराव की निकासी को करना इत्यादि। इसके अलावा इस समस्या का पक्का समाधान क्या है, उसकी भी योजनाएं आने वाले समय के लिए तैयार की जाती हैं। वहीं उन्होंने विपक्ष को समझाते हुए कहा कि आपदा के समय राजनीति नहीं करनी चाहिए, इसलिए मैं विपक्ष को यह कहना चाहूंगा कि अपनी इच्छा अनुसार बाढ़ग्रस्त लोगों की मदद करें। प्राकृतिक आपदा है और इस बार पहले से बहुत ज़्यादा आई है। जितने क्लाउड बर्स्ट इस बार हुए हैं उतने आज से पहले नहीं हुए। हालांकि वो प्राकृतिक फिनोमेना है तो उसका क्लाउड बर्स्ट होने का और उसका पैमाना भी है कि अगर 1 मिनट में 100 mm बारिश आ जाती है तो उसको क्लाउड बर्स्ट कहते हैं। तो उससे भी जो सारा पानी जो पहाड़ों पर क्लाउड बर्स्ट हुए वो सारा मैदानी इलाकों में आया और भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता फ्रॉम MC टू CM एंड CM टू PM सब जो है मैदान में है और सब लोगों की सहायता के लिए घूम रहे हैं तो उसमें देख भी रहे हैं कि बाढ़ आने के कारण क्या क्या हैं और उनकी सहायता किस प्रकार से की जा सकती है। और 2 तरह के जो काम होते हैं वो हमारे निगाह में होते हैं। पहला तो होता है कि जो तुरंत करना है इमीडिएटली, जैसे प्यास लग रही है तो पीने का पानी मुहैया कराना, भूख लग रही है रोटी मुहैया कराना। अगर कहीं पानी जमा हो गया तो उसको तुरंत कैसे निकालना है, चाहे मोटर लगा के निकालना है, नाला लगा के निकालना है, पाइप निकाल के निकालना है। और दूसरा इसके साथ साथ हम ये भी अध्ययन करते हैं कि इसका जो है परमानेंट समाधान क्या है और वो भी हम फिर उसका अपने मन में रखते हैं और बाकी साल में हम उसकी योजना बना के उसका काम करते हैं। उपराष्ट्रपति चुनाव में क्रॉस वोटिंग को लेकर राजनीति तेज हो गई है। कांग्रेस पार्टी द्वारा भाजपा पर आरोप लगाने पर हरियाणा भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडोरी ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अपने सांसदों को वोट डालने की ट्रेनिंग नहीं देती और बाद में क्रॉस वोटिंग का आरोप भाजपा पर लगाती है, जबकि भाजपा हमेशा चुनाव से पहले अपने सांसदों को प्रशिक्षण देती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी चुनाव से पहले प्रशिक्षण लिया था। मोहनलाल बडोली रोहतक स्थित महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय के लॉ डिपार्टमेंट में आयोजित 1 नेशन 1 इलेक्शन सेमिनार में शामिल होने पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने बाढ़ राहत को लेकर कांग्रेस की आलोचना पर भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को आरोप लगाने से पहले ये देखना चाहिए कि जहां उनकी सरकारें हैं वहां आपदा के दौरान जनता को कितनी मदद दी जाती है। हरियाणा सरकार ने न केवल अपने राज्य में बल्कि अन्य बाढ़ प्रभावित राज्यों की भी सहायता की है। साथ ही भाजपा कार्यकर्ता जरूरतमंदों की सेवा में हमेशा आगे रहते हैं। सीबीआई ने 2008 के बहुचर्चित जज के घर नकदी मिलने के मामले में विशेष सीबीआई अदालत चंडीगढ़ के 29 मार्च को सुनाए गए बरी करने संबंधी फैसले को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में चुनौती दी है। सीबीआई ने अपनी अपील में रविंदर सिंह, राजीव गुप्ता, निर्मल सिंह और पूर्व जज निर्मल यादव को प्रतिवादी बनाया है। हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच जस्टिस मंत्री नेहरू कौल और जस्टिस HS ग्रेवाल ने अपील पर सुनवाई करते हुए नोटिस जारी किया और 15 दिसंबर के लिए निचली अदालत का रिकॉर्ड तलब करने के निर्देश दिए। सीबीआई की ओर से विशेष लोक अभियोजक आकाशदीप सिंह द्वारा दायर अपील में कहा गया कि ट्रायल कोर्ट में कानून और तथ्यों की अनदेखी करते हुए पूरे अभियोजन पक्ष को खारिज कर दिया गया, जबकि मामले में विश्वसनीय साक्ष्य मौजूद थे। इसमें 15 लाख रुपए की बरामदगी, घटनाक्रम की कड़ई और कई इकबालिया बयान शामिल थे। सीबीआई का कहना है कि 13 अगस्त 2008 को जस्टिस निर्मल जीत कौर के घर से 15 लाख रुपए की बरामदगी हुई थी, जिसे प्रकाश राम द्वारा गलती से वहां पहुंचा दिया गया था और यह रकम दरअसल आरोपी नंबर 5 जस्टिस निर्मल यादव के लिए थी। हरियाणा के सैन्य जवान ने खुद को गोली मारकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। मृतक की पहचान बहादुरगढ़ गांव मंडोठी निवासी 30 वर्षीय सेना जवान विजय उर्फ भोलू के रूप में हुई है। विजय इन दिनों घर पर आया हुआ था। हालांकि इतना खौफनाक कदम क्यों उठाया गया इसका पता नहीं चल पाया। विजय गांव में ही अपने प्लाट में खुद को गोली मार चुके हैं और विजय इन दिनों पंजाब के नाबा में पोस्टेड थे। वहां लॉन्स पद पर थे और उनकी रिटायरमेंट में 1 साल बचा था। मंडोठी चौकी राकेश ने बताया कि विजय पिछले महीने से छुट्टी पर घर आए हुए थे। अचानक उसने अपनी लाइसेंसी रिवॉल्वर से खुद को गोली मार ली और गोली लगने से घटनास्थल पर ही उनकी मौत हो गई और गोली की आवाज सुनकर परिजनों ने शोर मचाया। परिजनों के
आने पर परिवार के लोगों ने पड़ोसियों और ग्रामीणों को इस पर सूचना दी। सूचना मिलते ही वे घर पहुंचे और हालात का जायजा लिया। पुलिस ने भी शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सामान्य अस्पताल बहादुरगढ़ भिजवा दिया है। प्रारंभिक जांच आत्महत्या का मामला सामने आया, हालांकि आत्महत्या के कारणों का अभी तक खुलासा नहीं हो पाया है। अंबाला में डेंगू ने दस्तक दे दी है। इसे देखते हुए स्वास्थ्य विभाग और नगर निगम ने फॉगिंग शुरू कर दी है। साथ ही बरसात के बाद जलभराव से बीमारी फैलने से रोकने के लिए काले तेल का छिड़काव भी करवाया जा रहा है। अंबाला में डेंगू के 4 एक्टिव मामले सामने आए हैं। स्वास्थ्य विभाग ने नगर निगम को पत्र लिखकर फॉगिंग के निर्देश दिए हैं। हालांकि अंबाला में चिकनगुनिया या मलेरिया का कोई मामला सामने नहीं आया है, लेकिन डेंगू के 4 एक्टिव मामले सामने आने के बाद इनकी हालत स्थिर बताई जा रही है और फिलहाल नगर निगम और स्वास्थ्य विभाग अलर्ट पर है और लगातार निगरानी की जा रही है। विभाग का कहना है कि इन कदमों से बीमारी फैलने की संभावना कम होगी और जनता सुरक्षित रहेगी। पंचकुला की राजीव कॉलोनी में मामूली कहासुनी के बाद पहले 17 वर्षीय बेटी और फिर बाद में पिता ने फंदा लगाकर खुदकुशी कर ली। बेटी की कुछ महीनों में शादी होने वाली थी। जानकारी के मुताबिक हवासिंग ड्यूटी खत्म कर घर लौटा था। बेटी ने कहा कि एलसीडी खराब हो गई है और दूसरी एलसीडी लेकर आनी है। इस पर उसके पिता ने उसको कुछ दिन रुकने को कहा और इसी बात पर दोनों में कहासुनी हो गई और बेटी ने घर में फंदा लगा लिया। परिजनों ने उसे तुरंत सेक्टर 6 के सरकारी अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इसके बाद हवा सिंह ने बेटे से कहा कि वे कुछ देर में अस्पताल से वापस घर आ रहे हैं, लेकिन वे अस्पताल नहीं पहुंचे। बेटी की मौत से टूटे हवा सिंह ने सेक्टर 3 स्थित ताऊ देवीलाल स्टेडियम के पास पेड़ से फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। सूचना मिलते ही सेक्टर 21 पुलिस चौकी से जांच अधिकारी और फोरेंसिक टीम मौके पर पहुंची। शव को पोस्टमार्टम के लिए सरकारी अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया गया है। बाढ़ के हालातों के बीच हरियाणा में फिर बारिश का अलर्ट जारी हो गया है। हरियाणा में मौसम विभाग ने 6 जिलों पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, कैथल और करनाल में बारिश का अलर्ट जारी किया है। 12 सितंबर तक बारिश का यह मौसम जारी रहने की संभावना है। इस दौरान पश्चिमी क्षेत्र के जिलों जैसे सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी आदि कई जिलों में हल्की बारिश हो सकती है। वहीं उत्तरी क्षेत्र के जिलों में गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। बता दें कि लगातार बारिश के चलते हरियाणा पहले से ही जलभराव की समस्या से जूझ रहा है। इस बीच फिर से मौसम विभाग द्वारा दी गई चेतावनी से प्रशासन और आम जनता के हाथ पांव फूल गए हैं। तो आप देख रहे थे हरियाणा के समाचार और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।